आज की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक बार फिर से टर वॉर शुरू हो चुका है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से पत्र लिखकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, विधायक पर महिला से रेप के मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर भी फूटा है लोगों का गुस्सा। बताएंगे काले झंडे दिखाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार की आशंका नजर आ रही है और यही बड़ा कारण है दोस्तों की जेडीयू के नेता के घर पर अचानक से छापेमारी करने पहुंची है केंद्रीय एजेंसी। बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट है। दोस्तों इसी के साथ में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे कांग्रेस पार्टी का बन सकता है अगला मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से लिया जा रहा है एक अजीबोगरीब तरीके का फैसला। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में जननायक जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के कई सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले मोदी के मंत्री के खिलाफ आखिरकार एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद केंद्रीय राजनीति में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि सरकार भी बदल जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा दिल्ली में परिवर्तन जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और इसी के साथ में आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताकर चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार राहुल गांधी को लेकर की जा रही टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी से लेटर लिखकर शिकायत की थी और कार्रवाई करने की मांग की थी। राहुल गांधी को लेकर मोदी कैबिनेट के मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था दोस्तों। ऐसे में अब जो जानकारी आ रही है, नरेंद्र मोदी को लिखे गए लेटर के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को आगे किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अब जेपी नड्डा ने लेटर लिखते हुए राहुल गांधी पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला और कहा कि पूरी दुनिया देख रही है, सत्ताधारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपाई नेता अगर खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जान के खतरे को लेकर भी धमकियां दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं काफी संजीदा मामला है दोस्तों। इसके बावजूद बीजेपी के नेता जेपी नड्डा बयान देकर मामले को अलग तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी से सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि उनको अपनी सरकार से बोलना चाहिए था कि राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसे नेताओं पर लगाम लगनी चाहिए जो किसी के जान के पीछे पड़ा हुआ है। साथ दोस्तों 40 साल की एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मुनि रत्ना पर रेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। 2020 का ये पूरा मामला बताया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले दलित समाज को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मुनि रत्ना को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब जो ये नया मामला दर्ज किया गया है दोस्तों, इस पर रवीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि राज्यपाल को बयान देना चाहिए। यानी कर्नाटका के राज्यपाल हर मुद्दे पर अपनी राय देते दिखाई देते हैं, लेकिन अब इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है कि एमएलए पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो इसके बावजूद राज्यपाल महोदय की ओर से अभी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच के लिए उन्होंने तत्काल मंजूरी दे दी थी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राज्यपाल महोदय निष्पक्ष नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर काम कर रहे हैं और इससे भारत के संवैधानिक संस्थानें और कमजोर होती जा रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिखकर बताएगा दोस्तों। रवीश कुमार की टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? क्या रवीश कुमार ने सही कहा है? साथ साथ दोस्तों हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का जोरदार विरोध जारी है। गुरुवार को प्रचार करने गए 5 प्रत्याशियों और एक नेता को विरोध का सामना करना पड़ा। जिंद के नरवाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा बेदी और महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी से अभय सिंह यादव और फतेहाबाद के रतिया से सुनीता दुग्गल व टोहना के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र बबली और झज्जर के कप्तान बिरधाना के साथ साथ रेवाड़ी के हटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव को भी विरोध का सामना करना पड़ा है। इस दौरान प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाए गए हैं। नरवाना में तो प्रत्याशी के समर्थक और लोगों के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। लोगों ने प्रत्याशी से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने विकास के बारे में सवाल पूछा तो एक के पास भी कोई जवाब नहीं है। अभय सिंह यादव से भी युवाओं ने कई सवाल पूछे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर हर सीट से लगभग इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसका जवाब बीजेपी के नेताओं के पास कुछ भी नहीं है। केवल लोगों से जाकर कह रहे हैं कि वोट दे दो, लेकिन जब लोग पूछ लेते हैं कि वोट क्यों दे दो, तो इसका जवाब एक बीजेपी के नेता के पास नजर नहीं आता दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पर अब कोई भरोसा नहीं है दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं के ऊपर जमकर छापे पड़ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की ओर से जमकर कार्रवाई की जा रही है दोस्तों। अभी जो अपडेट सामने आई है उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड के नेता और नीतीश कुमार के करीबी मनोरमा देवी के यहाँ एनआईए ने छापेमारी की है। इससे पहले नीतीश कुमार के नजदीकी आईएएस ऑफिसर संजीव हंस के दफ्तर में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा छापेमारी करना, वो भी ये बात सेलेक्ट करके कि कौन नीतीश कुमार के नजदीक में है, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि ये सारे छापेमारी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा होगा। आपको बता दें कि एनआईए की टीम गया जिले के अलग अलग 5 स्थानों पर छापेमारी करती है। एपी कॉलोनी में जेडीयू की नेत्री मनोरमा देवी के निजी आवास पर एनआईए की छापेमारी देखी गई। इसके अलावा बोध गया, बांके बाजार और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी छापेमारी की गई दोस्तों। कुल मिलाकर इस तरीके की छापेमारी जेडीयू के नेताओं पर किया जाना, आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा सकती है, नई सरकार बन सकती है। साथ साथ हरियाणा के नूह में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खुर्शीद राज का बागी हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान और नूह के विधायक आफ्ताब अहमद की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान ने खुर्शीद राजका को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले करीब 15 वर्ष से जुड़े रहे खुर्शीद राजका आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक भी रहे हैं। 2017 की सरकार में मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कुल मिलाकर बच्चे कुछ बीजेपी के लोग जो खासकर मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन्होंने भी पलटी मारनी शुरू कर दी है। आपका क्या मानना है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन और ज्यादा गर्मा गया है। बीड में 27 सितंबर और नांदेड़ में 3 अक्टूबर को निषेध आज्ञा लागू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर मराठा, ओबीसी और अन्य समुदाय आरक्षण की मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बढ़ते दायरे को देखते हुए बीड जिले के अंदर 27 सितंबर को, नांदेड़ में 3 अक्टूबर को निषेध आज्ञा यानी प्रोहिबिशन का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव के अंदर अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बैठ गए थे। मनोज जरांगे पाटिल इसी के साथ में ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके की ओर से भी अनशन शुरू कर दिया गया है। उनकी मांग है कि ओबीसी आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी न की जाए। कुल मिलाकर मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और धनगर जैसे विभिन्न समुदाय की ओर से आरक्षण की मांग की जा रही है और पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में यही सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मराठा आरक्षण के कारण समीकरण महाराष्ट्र के अंदर बदलेंगे? जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर जाएगा। साथ साथ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बबुआ अपने राज्य में 12 बजे सोकर उठते थे और माफिया सरकार चलाते थे। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरा और योगी जी का चेहरा देखो, बताओ कौन माफिया लगता है। ये सवाल जब उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा तो सारे ठहाके लगाने लगे। एक तरीके से दोस्तों, अपने चिर परिचित अंदाज में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का नेता योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस सवाल पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नरवाना के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल को गुरुवार को एक और तगड़ा झटका लगा है। इनेलो पार्टी के नरवाना विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे पृथ्वी सिंह नंबरदार आज पार्टी के सभी पदों को छोड़कर भाजपा की यात्रा के लिए निकल गए हैं। पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह नंबरदार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चंडीगढ़ पहुंचे थे। कुल मिलाकर दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि एनएलडी के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने में काफी सहज महसूस कर रहे हैं और वैसे भी एक तरीके से इसे इंट्रा पार्टी मूवमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। यानी दोनों पार्टियां लगभग एक ही तरीके से चुनाव लड़ रही है और एक दूसरे के साथ में ही खड़ी दिखाई दे रही है। अगर आपने एक भी बार एनएलडी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए देखा हो या फिर बीजेपी के किसी नेता के द्वारा एनएलडी और चौटाला परिवार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए सुना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। इसमें ज्यादा अब संशय बचा नहीं है, खुलकर बातें सामने आ गई है। शासक कांग्रेस पार्टी की कॉपी करती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने जो हरियाणा में घोषणा पत्र जारी किया है, हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं। 2014 के वादे भी आज तक इन्होंने पूरे नहीं किए। बीजेपी के वादे तो जुमले निकलते हैं। बहादुरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए दर्जन लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया है। दीपेंद्र हुड्डा ने पटका पहनाकर कराया शामिल। कहा कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में लोगों ने बना लिया है बदलाव का मन। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत करेगी हरियाणा की जनता और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। अब कोई इफ और बट नहीं है। साथ साथ दोस्तों, बीएसपी के नेता आकाश आनंद की ओर से हरियाणा प्रचार के दौरान कहा गया कि आप सब जान लीजिए, संविधान हमारी पहचान है, आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता कुमारी सैलजा का भी जिक्र करते हुए कहा कि आपने देखा कि हुड्डा के समर्थक ने सैलजा जी के बारे में कितनी बुरी बातें कही है। वह एक बड़ी दलित नेता है, उनका सम्मान होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, कुमारी सैलजा को लेकर बीजेपी के लोग और बीएसपी के लोग भी काफी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से स्पष्ट तौर पर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और स्पष्ट कर दिया गया है कि कुमारी सैलजा वरिष्ठ नेत्री हैं, उनके खिलाफ कोई भी गलत बयानबाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको अपनी बहन कहकर संबोधित किया है। सुरजेवाला ने भी अपनी बहन से बढ़कर कहकर संबोधित किया है। साथ साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव और बवाल विधानसभा से प्रत्याशी संयम सुंदर संभरवाल ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। भूपेंद्र हुड्डा उन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाते। साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भवानी खेड़ा विधानसभा से प्रदीप नरवाल को मैदान में उतारा है। प्रदीप नरवाल एक सामान्य दलित परिवार से आते हैं। प्रदीप ने छात्र संगठन में अपनी राजनीति की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे। प्रदीप गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। दोस्तों, युवा कांग्रेस के कई सारे नेता उनको फ्यूचर के तौर पर देख भी रहे हैं। साथ साथ शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा सैक्रिफाइस करने जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी भी शायद स्वीकार कर सकती है। दरअसल दोस्तों, मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि वो 100 सीटों से कम लड़ने को तैयार है, लेकिन शर्त यह रहेगी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से शिवसेना यूबीटी के नेता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाया जाए। और जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो उद्धव ठाकरे को लेकर ही है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर ये बात सच है तो साफ तौर पर सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मुख्यमंत्री पद को लेकर हो सकता है उद्धव ठाकरे का नाम आगे कर दिया जाए। हालांकि चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है, लेकिन इसके बावजूद अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी ये मानने को तैयार है कि वो कम सीटों पर लड़ देंगे लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, तो फिर क्या आप मानते हैं दोस्तों कि ये सही स्ट्रेटजी है, इसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए? और मुंबई के अंदर ज्यादातर सीटों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के साथ विवाद चल रहा है वो भी शायद सॉल्व हो जाएगा। जो भी लगता है लिखिएगा जरूर। साथ साथ राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर जो बयान दिया था उस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री दावा कर रहे हैं कि सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की गई है और राहुल गांधी को लेकर मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के
मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से गलत बयानबाजी की गई थी। दोस्तों राहुल गांधी को टेररिस्ट बताने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2), 192, 196 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कर्नाटका के अंदर ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया है। मोदी सरकार के लोग तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि मोदी को लेटर लिखा गया था, तो अब नड्डा जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्री पर कार्रवाई करेंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर ही मामला दर्ज करवाया। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही किया गया है, क्योंकि पहले ही मौका दे दिया गया था बयान को वापस करने का, लेकिन अगर वो नहीं माने तो फिर तो ऐसा होना जरूरी भी है ताकि एक सबक मिले आने वाले दिनों को लेकर। सासा मध्य प्रदेश के अंदर भी जोरदार तरीके का विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी के नेतृत्व में चल रहे इस प्रदर्शन के दौरान बोले, कहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध में बीजेपी के नेता लगातार हिंसा की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष इस पर खामोश है, तो क्या इन धमकियों में उनकी मौन सहमति है? ये सवाल पूछा गया है। बीजेपी याद रखे राहुल गांधी जी एक शहीद परिवार के बेटे हैं, उनके लिए ऐसी धमकी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं सहेगा। शासक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र की राजनीति में घटनाक्रम बदलने वाला है। जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियों के समर्थन पर मोदी सरकार टिकी है, लेकिन अगर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो स्थिति बदल जाएगी। सिद्धरमैया दावा करते हैं कि केंद्र में भाजपा 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास 224 का आंकड़ा है जो कभी भी पलट सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों सिद्धरमैया के द्वारा दिया गया ये बयान कहीं ना कहीं बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर 2 करोड़ 84 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी गई, 3 गाड़ियों से इतने पैसे बरामद किए गए हैं। तीनों ड्राइवरों की ओर से संतोषजनक कोई जवाब नहीं आया। 19 सितंबर को थाना सराय ख्वाजा और सूरज कुंड में पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ 84 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाने वाला होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी पुलिस प्रशासन की ओर से और डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बात कॉमन सेंस के तहत कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में इन पैसों का गलत इस्तेमाल होने वाला होगा। चुनाव के खर्चे के तौर पर इसको लाया गया होगा, काला धन होगा। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को लेकर कहा कि बीजेपी के एमएलए को किसने अधिकार दिया कि कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर को हाफ पाकिस्तानी बताया जाए, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी की है तो उनको हाफ पाकिस्तानी भाजपा के नेता कैसे बता सकते हैं? कोर्ट की ओर से यह सवाल पूछा गया है। दोस्तों इसका जवाब बीजेपी के एमएलए के पास नहीं था। आनाकानी कर रहे थे इस पूरे मामले पर। कोर्ट के लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि भाजपा के नेता से कोर्ट में टफ सवाल पूछे गए हैं। हालांकि दोस्तों कर्नाटका कोर्ट में एक जो सिटिंग जज है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है कर्नाटका के अंदर गोरी पलाया उसे मिनी पाकिस्तान बताया गया था। इस पूरे मामले पर अब कोर्ट से कहा जा रहा है कि वो संज्ञान लेंगे और कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोई जज इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकता। ये किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा की गई टिप्पणी नहीं है, बल्कि निष्पक्ष एक कोर्ट के जज के द्वारा की गई टिप्पणी है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी संजीदा और संवेदनशील मामला है, इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए जज को। इस तरीके की टिप्पणी करने के मामले पर देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या रिस्पांस किया जाता है। साथ साथ हरियाणा के नूह विधानसभा के अंदर इनेलो के नेता और एडवोकेट फखरुद्दीन चंदेनी बागी हो गए हैं। उन्होंने नूह निवास पर अपने हजारों समर्थकों के साथ कार्यक्रम आयोजित करके नूह विधानसभा से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को अपना समर्थन दे दिया है। आफ्ताब अहमद कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति बना रखी थी, लेकिन सारी की सारी रणनीति इस बार फेल हो गई है। साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आतंक फैला रहे भेड़ियों को पकड़ने में विफल रहे योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स करार देते हुए कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए इसे बहराइच भेजा जाना चाहिए, यानी सरेआम ठोको फोर्स को बहराइच भेजा जाना चाहिए, उन्हीं से भेड़ियों का एनकाउंटर करवाना चाहिए। अखिलेश यादव गुरुवार को भेड़ियों के हमले से पीड़ित विभिन्न जिलों के लोगों से मुलाकात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की विफलता पर निशाना साध रहे थे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव का एक निराला अंदाज है सारे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, और जो बातें कहते हैं कहीं ना कहीं एक सटायर में एक व्यंग्य के तौर पर दूर तक पहुंचता है और ये केवल वही कर सकते हैं, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि बीजेपी और पाकिस्तान के क्या आपस में सांठ-गांठ चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर खेड़ा ने कहा कि भारत के अंदरूनी मामले को लेकर इस बयान का क्या मतलब है, लेकिन यह जुगलबंदी क्या चल रही है बीजेपी और पाकिस्तान के बीच में। हम अजीत डोभाल से गुजारिश करेंगे कि 1-2 दिनों के लिए हमें पेगासस दे दे, हम इस जुगलबंदी को बेनकाब करेंगे। यह होता क्यों है? जब भी बीजेपी को कुछ चाहिए होता है तो पाकिस्तान से एक प्रेम पत्र कैसे आ जाता है? मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में फंसी होती है तो अचानक से पाकिस्तान का बयान आता है और वो भी बीजेपी के सपोर्ट में आता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला बयान होता है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सांठ-गांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं, जुगलबंदी के आरोप लगाए हैं। वहीं पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। छोटा शिमला पुलिस थाने में शिकायत को लेकर एससी मोर्चा के लोग पहुंचे हैं। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश के छोटा शिमला पुलिस थाना में भारतीय जनता पार्टी के लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और प्रधानमंत्री मोदी पर गाली देने का भी आरोप लगाया जा रहा है, यानी उल्टा राहुल गांधी के खिलाफ ही मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी पर केस करने के लिए पहुंचे हैं। आपको लगता है कि केस हो पाएगा? साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 5 दिन तक दलित बच्ची के साथ रेप किया है। अयोध्या के नाम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी अयोध्या की ही बच्ची को न्याय कब दिलाएगी, बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयोध्या
सिंधिया के इस मामले को लेकर अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है और न्याय की मांग भी की है भाजपा सरकार से। और आने वाले चुनाव के अंदर यह भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ मामला था तब भारतीय जनता पार्टी मीडिया में जोरदार तरीके से उठाया गया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्हें लेकर अब सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर फारूक अब्दुल्ला बोले, कहा प्रधानमंत्री ने 50,000 नौकरियों का वादा किया था, उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री के 15 लाख देने का वादे का क्या हुआ? यह भी एक जुमला निकला है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग केवल जुमला फेंकते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर जिस तरीके से महादलित समुदाय से आने वाले लोगों के घर को जलाया गया, जो मीडिया में जानकारी मिली, उसके बाद अब तक कई सारे लोगों की टिप्पणी नहीं आई जो अपने आप को बिहार में महादलित समाज का हितैषी बताते हैं। इस पर प्रतीक पटेल की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि बिहार में हुए कल विभत्स घटना के बाद दलितों के कहे जाने वाले बड़े नेता कहां हैं? दलित भाइयों ने तो इन्हें चुनाव में अपना खूब प्यार दिया, अब देखते हैं इसका कर्ज ये चुका पाते हैं या फिर सिर्फ मूक दर्शक बनकर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि पूरा करते रहेंगे। अब जवाब देना है भाजपा को। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में बढ़ा कांग्रेस पार्टी का कुनबा। मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर लाल खट्टर के ही परिवार के लोग अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खट्टर के भतीजे रमित खट्टर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। क्या उनको मनोहर लाल खट्टर से परिवार में बातचीत के दौरान पता चला है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है? और वैसे भी धरातल पर जो लोग घूम कर आ रहे हैं हरियाणा में, उन सबको प्रचंड लहर तो समझ में आ ही रही होगी। और अब मनोहर लाल खट्टर के परिवार के व्यक्ति भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी शायद अब दूर हो गया होगा। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ, क्या वही नायब सिंह सैनी के साथ में भी होगा? विधानसभा चुनाव 2024 के पहले ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी अगर राज्य में विधानसभा चुनाव जीतती है तब वह मुखिया को बदल सकती है। वैसे ही फिलहाल ये साफ नहीं है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। हालांकि भाजपा के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर भाजपा के पूर्व गृह मंत्री भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जिस पर भाजपा के बड़े नेता भी खासा टिप्पणी करने से पैर पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी बयान देंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। साथ साथ करवदा के अंदर लोहारी डीह में घटी वारदात में विष्णुदेव साय सरकार की विफलता खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों युवक प्रशांत साहू की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें दर्दनाक स्थिति दिखाई दे रही है। दोस्तों पुलिस कस्टडी में मौत का यह मामला एक और भारतीय जनता पार्टी के राज्य से सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले सामने आए थे। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस कस्टडी में मौत कहीं ना कहीं भारत के जुडिशियल सिस्टम, भारत के पूरे न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल है और भाजपा सरकार अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर साफ तौर पर माना जाएगा कि सरकार की भी सांठ गांठ है। दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसे सारे पुलिस अधिकारियों को जब तक सजा नहीं दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा और जेल के सलाखों के पीछे और यहां तक कि आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसे मामले थमेंगे नहीं। और खुला छूट देना पुलिस वालों को भी वैसे भी जनता के लिए नुकसानदेहक होता है। सासा महायुति गठबंधन के नेताओं के द्वारा अक्सर विवादित बयान दिए जाते रहे हैं। इसके खिलाफ अजित पवार गुट के नेता आक्रामक हो गए हैं। दोस्तों खबर यह आ रही है कि अजित पवार गुट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत करके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उलझुल बयान दिए जा रहे, विवादित बयान दिया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी के लोगों को हो रहा है। दरअसल दोस्तों विवादित बयान का मतलब यह है कि मुस्लिम विरोधी बयान महाराष्ट्र के अंदर दिए जा रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे को तो फायदा हो सकता है, लेकिन अजित पवार गुट जो मुस्लिम वोटों के सहारे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति करने के लिए आए हैं, उनके साथ खेला हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग अजित पवार को दूर दूर तक अब वोट देने की तैयारी तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उनकी पार्टी से भी इस्तीफा दे रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि अब एनसीपी पार्टी धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इसीलिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे, क्या विवादित बयान दिया जा रहा है। लेकिन क्या आप लोग लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विवादित बयान रोकेगी? अगर रोकना होता तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस तरीके के बयान देने से बचते। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र हुड्डा बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा जन समर्थन उनको मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के सफीदों के उम्मीदवार सुभाष गंगोली के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। यही कांग्रेस पार्टी के लिए राज्य में सुखद संदेश की ओर इशारा करते हैं। साथ साथ सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे संजय पांडे कांग्रेस पार्टी सदस्यता ग्रहण कर ली है। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे संजय पांडे मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ साथ महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं। पूर्व अधिकारी संजय पांडे शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते रहे हैं। संजय पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 2004 से ही वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सही वक्त अब आया है। संजय पांडे का दावा है कि इस बार प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी को लेकर पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती कहती है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है और आने वाले दिनों के अंदर देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इसके बावजूद दोस्तों उनकी बेटी खुलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, जो साफ तौर पर यह संकेत है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में आपस में कोई विवाद नहीं है, केवल ये चुनाव अलग अलग करके लड़ रहे हैं। इसके कई सारे बड़े कारण है। पहला तो समीकरण ही अलग तरीके का है। एनसी और पीडीपी साथ में लड़ेंगे तो उनका वोट दूसरी पार्टियों को डिवाइड हो जाएगा। यही बड़ा कारण है कि पीडीपी नहीं चाहती है कि उनके वोट डिवाइड हो जाए। साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा जो विधायक चुने जाएंगे और जो ऑब्जर्वर आएंगे वे सारे लोग मिलकर आगे निर्णय लेंगे कि अगला मुख्यमंत्री
हरियाणा में कौन बनेगा पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में कोई दिक्कतें नहीं है। जो मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही है पूरी तरीके से गलत है। सासा अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से राम सागर कोरी को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। भाजपा सपा की घोषणा अभी बाकी है। दोस्तों समाजवादी पार्टी की ओर से अयोध्या के सांसद के बेटे को मैदान में उतारा जा सकता है। साथ साथ झज्जर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रचार करने के लिए पहुंचे तो एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पानी का जल भराव दिखा दिया दोस्तों, और बता दिया कि यही आपका विकास है जो आपने किया है और इसी विकास के सहारे आप हमसे वोट मांगने के लिए आ रहे हो। यानी जहां तहां जल भराव है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि लोगों ने सही किया, एकदम जमीन पर उतरकर रियलिटी चेक करवा दी है और अब ये लोग दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पल पल की पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।